तो आज हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी यूनिट 1 है AQTU के सिलेबस से, और हमारा इसका कोड है BNC 501 और BNC 601। ओके, तो पेपर आने वाले हैं, तो बस तैयार हैं सब लोग पढ़ने के लिए। तो मैं आपको आज यूनिट 1 कंप्लीट करा देता हूँ, वन शॉट। ठीक है, विथ नोट्स हैं, तो आप लोग उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ से आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का सेट। ठीक है, यानी एक सेट है जिसमें हमारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हमारा जो वो है कंट्री, वो कैसे चलेगी, हमारा जो सिटीजन्स है उसको क्या क्या रूल्स मिले हुए हैं, क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, और कैसे हमें रूल्स मानने हैं। ठीक है, इसमें हमें लिखा हुआ है कि कैसे लॉ बनते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर क्या क्या है, और उसके साथ साथ बताया गया है कि रिलेशन क्या है हमारे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हमारे की पॉइंट्स की, तो की पॉइंट्स में आता है हमारा कि भाई इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, एवरी लॉ पास मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। अगर कोई भी लॉ पास किया जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब हमारे देश में, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए वैलिड नहीं है, वो हम लागू नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देन इट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, यानी और किस गवर्नमेंट को कितनी पावर मिली हुई है, वो डिवाइड किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एंड इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स एंड लिमिट्स आर्बिट्ररी स्टेट्स पावर। ठीक है, तो यानी जो इंडिविजुअल पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कितने राइट्स दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर दो टर्म और आते हैं, जिसमें हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सिंपल है, जो भी हमारे लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहलाएंगे। ओके, और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो ये थोड़ा अच्छा टर्म है। इसका मतलब देखो ये है कि संवैधानिकता, हिंदी में अगर बोले तो, अगर हमारे देश में संविधान है, तो अगर हम उसे मान भी रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट उसे मान रही है, जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट, वो किसके अकॉर्डिंग कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रही है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। ठीक है, यानी संविधान है तो संवैधानिकता बनानी पड़ती है। अगर संवैधानिकता है तो वही तभी हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, हमारा संविधान होने का कोई फायदा है। ठीक है, तो ये चीज हमारी होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हम बात करते हैं आगे की क्या है टॉपिक है। आगे हम बात करें तो आता है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनाया गया तो उसके पीछे बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल चीजें रही हैं, मतलब अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले आता है हमारा 1858। 1858 वो ईयर है जब हमारा देश जो था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर कंट्रोल आ चुका था, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद हमारा जो देश था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ चुका था। एंड 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए थे ये लोग, ब्रिटिश लोग, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश क्या था उसके हिसाब से चलाया जा रहा था। उसके में जो जो कानून लिखे हुए थे उस हिसाब से हमारे देश में वो अप्लाई किए जा रहे थे, मतलब गवर्नमेंट किस हिसाब से डिवाइड की जाए, जस्टिस सिस्टम कैसा बनाया जाए, वो सब कहाँ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था। देन 1935 आया, जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, मतलब हमारा नहीं कहेंगे, ब्रिटिश वालों का, जब उन्होंने वो लागू कर दिया था 1990, जो 1919 था उस टाइम पे वो लोग बस उसे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन लागू कब किया था, 1935 में। ओके, देन डेट आती है 1947। ये वो डेट है जब हम, मतलब ये वो ईयर है जिस ईयर में हम लोग आजाद हुए थे, जब हम लोग बनाते इंडिपेंडेंट हुए थे 15 अगस्त 1947 को। ओके, देन 1946 से 49 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम्ड हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, एंड देन फिर डेट आती है हमारी 26 नवंबर 1949, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था इस दिन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर दिया गया था। एंड लागू करने की डेट जो है वो है 26 जनवरी 1950 है। यही डेट क्यों चुनी गई हमें लागू करने की, वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम लोग यहाँ बनाए, क्योंकि सन 1930 में क्या हुआ था कि हमारे पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था हमारे देश को, ऐसा कुछ रिवॉल्ट, मतलब कुछ आंदोलन क्रांति वगैरह हुई थी, उसी लिए हमने इसी डेट को लागू किया था संविधान को। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम समझे तो जो कि ये सेटअप हुई थी मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा। ठीक है, इसमें जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयर पर्सन थे, मेन पर्सन थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लगभग 3 इयर्स लगे हैं बनने में। अगर हम लोग एक्यूरेट बात करें तो 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगे हैं। ओके, फिर इसके बाद जो मतलब जो 3 साल थे, लगभग इसी 3 साल में क्या हुआ कि हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे और जो सभी लोग काउंसलिंग मतलब कमेटी में थे, उन सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई कैसे कानून होंगे, कौन कौन से राइट सबको मिलने चाहिए, और सभी देशों का कानून को बारे में समझा, अपने देश का बनाया। मतलब बहुत कहते हैं ना, हमारे देश का जो संविधान है ना वो सबसे
लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर अब हम बात करें रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, क्या असेंबली का क्या रोल था। तो वही बात है जो अभी मैं बता रहा था कि ड्राफ्टेड करना, उसे अडॉप्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का था। इन लोगों के बीच में डिबेट हुई थी कई सारी कि भाई कौन कौन से हमारे जो मतलब आइडियाज, मतलब कौन कौन से हमें राइट्स देने चाहिए सबको, जैसे इसमें हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे कि फेडरलिज्म, राइट्स, सेक्युलरिज्म एंड जस्टिस वगैरह, ठीक है। लेट डाउन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड स्टेट स्ट्रक्चर, तो ये सब चीजें कहाँ हो रही थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो रही थी। ओके। अब हम बात करते हैं आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये अभी हम लोगों ने जब हम हिस्टोरिकल डेट देख रहे थे उसमें भी था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो चीजें थी उसके हिसाब से ये हमारा देश चल रहा था हमारे इंडिपेंडेंट होने से पहले, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे इंडिया को इंडिया नहीं कहते थे, वहां कहते थे हम लोग ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कहते थे। एंड जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ तो उस टाइम पे हमारे ब्रिटिश इंडिया कहलाने लगा था इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हो गया था पाकिस्तान में और इंडिया में, ठीक। तो दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर हम बात करें तो इसकी बात करें तो उसमें है कि दिस एक्ट वाज द लॉन्गेस्ट ब्रिटिश लॉ ऑन इंडिया एंड सर्व्ड एज अ मेजर सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन। और कई सारी चीजें जो थी ऐसी एक्ट के द्वारा ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, जो इसमें जो चीजें थी, कई सारी चीजें जो हमने को अपने में भी ले ली। इट इंट्रोड्यूस द फेडरल आइडियाज, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें थी जो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाद में रखी हैं, तो ये चीजें हैं। इसके बाद इसमें और बात करें तो फीचर्ड बोरो लेटर, जो हमने जो चीजें ली हैं, जिसमें फेडरल सिस्टम था वो भी हमने अपने में आता है, डायरेक्टरेट्स प्रिंसिपल्स एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये जब सारी चीजें थी, ये सभी चीजें हमने हमारे इंडिया एक्ट 1947 में भी रखी हैं। तो ये हमारा था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, तो इसमें क्या चीजें थी कि दिस एक्ट एंडेड ब्रिटिश रूल, ठीक है। सबसे पहली चीज इसमें हमारा क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल जो था वो खत्म हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट डोमिनेंस विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये लोग अलग अलग हो चुके थे, मतलब उस टाइम बना नहीं थे, यहाँ कह दिए थे अलग अलग है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सेड ब्रिटिश लॉज वुड रिमेन अंटिल चेंज्ड बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कहा था कि भाई जो अभी लॉ चल रहे हैं तुम लोगों के देश में वो चलेंगे जब तक तुम लोग का खुद से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, ठीक है। तो फिर देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था जब 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो वो ये डेट थी क्योंकि अडॉप्ट हमने कर हमने अडॉप्ट कर लिया था। एंड 26 जनवरी 1950 को हमारा जो वो था संविधान वो लागू हुआ। क्यों इसी दिन हुआ था, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि पूर्ण स्वराज हम लोगों ने इस दिन ही कहा था कि पूर्ण स्वराज हो गया, तो डिक्लेयर किया था हमने कब 1930 को। तो इसीलिए हमने इसी डेट को खास करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 में फिर अपना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे लागू कर लिया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो हम कह सकते थे भाई हमारा जो देश है वो हमारे ही कंट्रोल में है, कोई और बाहर का कोई देश हम पे राज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है एपीक्यू के हिसाब से, और मतलब क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान से अच्छे से समझ लो। सबसे पहले आता है रिटेन एंड डिटेल्ड। हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन फॉर्मेट में है, ठीक है, और काफी अच्छी डिटेल फॉर्मेट में है, तो सारी चीजें उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखी हुई है। देन दूसरा है लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। एंड देन आता है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक को हम लोग ऐसे समझते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी मतलब डेमो यानी कि पब्लिक, एंड क्रेसी मतलब रूल, यानी पब्लिक का रूल चलता है हमारे देश में। कोई सोवरेन रिपब्लिक मतलब सोवरेन मतलब ये है कि कोई और अदर देश हमारे देश में कंट्रोल नहीं कर रहा है, हमारा खुद का ही राज है, ठीक है। मतलब हम लोग खुद ही अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चुनते हैं और वही हमारे देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे में फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी वाइज होता है, जिसमें हमारा होता है इंडिया एज अ फेडरल फीचर, डिवीजन ऑफ पावर है, जिसमें कई सारे पावर को हम लोगों ने कई जगह मतलब बांट दिया है। गवर्नमेंट को किस हिसाब से पावर मिलेगी, सेंटर को कैसे मिलेगी, स्टेट को गवर्नमेंट को कैसे मिलेगी, इस हिसाब से, ठीक है। एंड देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज मिली हुई है। फंडामेंटल राइट्स में जैसे हमारे आता है राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम वगैरह, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारा आता है कि भाई हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए नेशनल फ्लैग की, और हमारा जो राष्ट्रगान होता है उस टाइम पे हमें खड़े हो जाना चाहिए। तो ये सब हमारे साथ फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। एंड फिर आखिरी है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें हमारा आता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये इन तीनों में हमारी जो पावर थी वो डिवाइड हो गई है, जिसको सबको मतलब बता दिया कि भाई तुम्हारा ये काम होगा, तुम्हारा ये काम होगा, तुम्हारा ये काम होगा, ओके। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। एंड देन अब आता है हमारा प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा एपीट्यू में, इसलिए अच्छे से समझ लो क्या कहता है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल क्या है हमारे देश पर, ठीक है। अच्छा, प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन देता है, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये एक लाइन में हमारी प्रियम्बल की डेफिनेशन हो गई। अब प्रियम्बल जो लिखा हुआ है ना, वो ये चीज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना, ये चीज हमारी प्रियम्बल में लिखी हुई है, ठीक है। और अभी अब ये मत कहना कि इसे पूरे को याद करना, इस पूरे को याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये है कि समझ लो, ठीक है। सबसे पहले उसमें ये लाइन आती है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है सोर्स ऑफ पावर, लाइक हमारी जो इंडिया की जो पीपल है ना, हम लोगों ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम किसी और के अंडर कंट्रोल नहीं है। मेन चीज ये है, ठीक है। एंड देन इसमें हमारे कुछ अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, जिसमें आता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। एंड देन फिर हमारा आता है जस्टिस, लाइबर्टी एंड इक्वेलिटी एंड फर्टर्निटी। तो हम एक एक करके इसकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या होती है। मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा सोवरेन। सोवरेन मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल। सोवरेन मतलब फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल, यानी कि हमारे देश का कंट्रोल जो है वो हमारे पास ही, हम लोग खुद गवर्नमेंट डिसाइड करें, कोई बाहर का कोई भी देश हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज हमारे सोवरेन में आ जाती है। फिर आता है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, ठीक है। समाजवाद आता है कि हमें भाई हमारे देश के लिए करना है, सो इकोनॉमिक के मतलब हमारी देश की ग्रोथ हो, उस पर्पज से हमें वर्क करना है। फिर आता है हमारा सेकुलर। सेकुलर का मीनिंग है कि भाई हमारे देश में कोई भी एक रिलीजन नहीं है, मतलब हमारे देश में जितने भी धर्म है, सबको बराबर का अधिकार है, सबको अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार है, ठीक है। और कोई ये नहीं कहेंगे हम लोग कि हमारा देश बस उसी धर्म को मानता है, नहीं, हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश में सभी धर्म माने जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी जो मैं बता चुका हूँ। और दूसरी चीज में कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होती है किसके द्वारा? पीपल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये होती है हमारी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक। एक मिनट यार, अलग ही पेन चल जाता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं अगला, रिपब्लिक की, ठीक है। तो रिपब्लिक हमारा क्या होता है? रिपब्लिक हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जो हेड ऑफ द इलेक्टेड होता है हमारा, मतलब जो हमारे जिसका जो हेड होगा, वो जो होगा वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, मतलब हमारे द्वारा ही चुना जाएगा, इलेक्टेड पर्सन होगा, और नॉट हेरेडिटरी, यानी कि कोई अब ये वो नहीं चल रहा है कि भाई राजा के बेटा ही राजा बन रहा है, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब जो भी हमारे देश को चलाता है, जो लीडर बनता है, जो हेड होता है, वो जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ये चीज है। अब जो ऑब्जेक्टिव थे प्रियम्बल के, वो समझ लेते हैं अच्छे से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन प्रियम्बल, जिसमें आता है हमारा जस्टिस, ठीक है, फिर लाइबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। दीज डिफाइन द फिलोसफी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जस्टिस मतलब हमारा जो देश में है सभी को न्याय मिलना चाहिए, और किस हिसाब से मिलना चाहिए, वो हमारा जस्टिस में आ जाता है, ठीक है। लाइबर्टी में हमारा है कि भाई हमारे पास सभी, मतलब हम अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन, आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इक्वलिटी में हम लोग आ जाता है कि भाई सभी को बराबर का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, ठीक है। भेदभाव नहीं होगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है। एंड फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा वगैरह, स्पिरिट वगैरह बनी रहनी चाहिए ना, ये सब चीजें आ जाती है हमारी फ्रेटर्निटी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम बात करें अगली चीज की, कि भाई अगर प्रियम्बल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, ये चीज क्यों आती है हमारे सामने? मतलब अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रियम्बल प्रियम्बल प्रियम्बल, और प्रियम्बल हमारे एक इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि ना हमारे देश में कई केस हुए थे, जिसके हिसाब से हमें ये चीजें चेंज करनी पड़ी, ठीक है। तो जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस जो होता है केशव आनंद भारती का केस था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तब डिसाइड कर लिया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्रियम्बल को लिया गया था वो उसी हिसाब से लिया गया था जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया था, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर डिसाइड हुआ था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है प्रियम्बल भी। लेकिन एक चीज में रखी गई थी, अगर इसमें हम कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, कि जो अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल है ना, अगर हम कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं प्रियम्बल में, वो तभी हो पाएगा जब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे भाई कि हाँ अमेंडमेंट कर लो, वरना नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। ये प्रियम्बल में एक चीज है। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा अमेंडमेंट हुआ था, इसके द्वारा हमारा क्या हुआ था कि तीन शब्द जोड़े गए, तीन चीजें हुई थी, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करके हमारे कर देते यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ
नेचर, सॉरी नेशन। ठीक है, तो ये तीन चीजें चेंज की गई थी हमारे अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसकी अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा आ जाता है कि हम लोग जो भी अमेंडमेंट कर रहे हैं वो कर लो, लेकिन ये चीजें चेंज नहीं होनी, लाइक डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड रूल्स जो लॉ के हैं, वो सब चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ये चेंज होंगी तो आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। अगर ये चीजें सही रही वैसे ही तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समरी क्या है पूरी यूनिट वन की। तो समरी में सबसे पहले हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड दी लॉ एंड गवर्नमेंट सेटअप एंड राइट्स ड्यूटीज। ठीक है, ये चीज। फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल स्टेप्स फ्रॉम द ब्रिटिश एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब सबसे पहले ब्रिटिश रूल चल रहा था ना, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो चल रहा था, फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आया था इंडिया का। ठीक है, 1935 टू 1947 में। इसके बाद फिर हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन डेमोक्रेटिक एंड फेडरल कम यूनिटरी। ठीक है, एंड की फीचर्स इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड सेपरेशन ऑफ पावर। ये भी हमने पढ़ा है। फिर प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है हमारा फिलोसफी एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, and then preamble is a part of constitution and enjoy protection under basic structure। ठीक है, तो ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब कि जो भी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल का वो चेंज नहीं हो सकता, वही चीज इसमें है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा समरी है, कुछ क्विक फॉर्मेट में। चाहे वो वीडियो बहुत ही छोटी रही है, आप लोग आसानी से मतलब देख सकोगे और समझ पाओगे क्या क्या चीजें हैं। तो एक क्विक रिवीजन आपका तैयार हो चुका है यूनिट वन का। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाकी की जो यूनिट है उनकी भी मिल जाए। और अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए नोट्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उससे कांटेक्ट कर लेना, तो आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। ओके, तो और ताकि अभी जो आगे की जो वीडियोस आने वाली है वो भी आपको ऑन द टाइम मिल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।